Yeah, hello students. How are you? Hope you all are fine, and I'm also fine, dear. Okay. Now today we are discussing about the capital subscription. This is the lesson number 2, and part of the lesson number 2 is still 10 points, and it will be finished today. Okay. In next class we will start a new chapter. Okay. Capital subscription. What do you mean by capital subscription? ओके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. कैपिटल सब्सक्रिप्शन मीन्स पैसा आना. कंपनी अपने शेयर्स, अपने कूपन, जस्ट लाइक ये समझो आप कूपन शेयर्स, यानी कि एक फॉर्मेट है जिसके ऊपर लिखा होगा कि भी आप कंपनी के हिस्सेदार बन गए हो और आप उस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हो और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा. दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड शेयर्स, यानी कि एक तरह का कूपन, एक तरह की हिस्सेदारी. लेकिन वो हिस्सेदारी आपको कैसे मिलेगी? जब आप कंपनी को पैसे दोगे. अगर आप कंपनी है तो आपको पैसा मिलेगा. अपने शेयर्स पब्लिक को दे दो, अपनी हिस्सेदारी दे दो पब्लिक को कि आप लोग लीजिए, और आपको जो पैसा आप हमें देंगे, आप पब्लिक को कह रहे हैं कि आप लोग हमारे ऊपर जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर हम आपको क्या देंगे? कुछ डिविडेंड देंगे. अल्टीमेटली देंगे पैसे की फॉर्म में, लेकिन शेयर्स के ऊपर जो दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड. क्या बोलते हैं? डिविडेंड. तो हम देखते हैं पैसा आएगा कैसे कैसे. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने पब्लिक को 10 लाख रुपए इशू किया है, 10 लाख के शेयर इशू कर दिए और उनको कहा कि हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए. पब्लिक क्या करती है? आपको कहेगी हम 10 लाख रुपए इकट्ठा नहीं दे सकते. आप पब्लिक को कहेंगे ठीक है तो ब्रेक करके दे दीजिए. फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक शेयर 10 रुपए का है. फॉर एग्जांपल देखते हैं, 10 लाख रुपए की आपको जरूरत है और उस कूपन की प्राइस, आपने प्राइस ऑफ कूपन या प्राइस ऑफ शेयर, उसकी प्राइस आपने 10 रुपए रखी है. तो नंबर ऑफ कूपन, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए आपके 1 लाख. अब 1 लाख लोगों को ढूंढो और उनको वो शेयर दे दो, वो कूपन दे दो कि लीजिए ये शेयर ले लीजिए. अब वो 1 लाख लोग जो हैं, 1 लाख जो पब्लिक है, वो क्या पता कैसे आपको मिल जाए. हो सकता है 50,000 नंबर ऑफ शेयर कोई एक पार्टी ले जाए, 10,000 कोई और पार्टी ले जाए, 20,000 कोई और पार्टी ले जाए, या खाली 500 शेयर ही कोई पार्टी ले जाए. वो डिपेंड करता है अलग अलग पार्टीज पे कि कौन कितने नंबर ऑफ शेयर ले जाएगी, कौन कितना ज़्यादा आपकी कंपनी में हिस्सेदार बनना चाहता है. तो मान लीजिए अब 1 लाख रुपए है, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है, ये आ गए आपके नंबर ऑफ शेयर्स. अब 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपए की आपको जरूरत है. अब आप क्या करें? पब्लिक को कहें. अब पब्लिक अलग अलग तरीके से आपके शेयर ले सकती है. कोई 10,000 लेगा, कोई 20,000, कोई कितने. मान लीजिए 1 लाख और आपका 10 रुपए का शेयर है. उस 10 रुपए के टुकड़े कर लो फॉर एग्जाम्पल इंटू 2 रुपए पहले ले लो, यानी कि 2 लाख रुपए. अभी चल रहा है मई में आपने 2 लाख रुपए ले लिए. फिर उसके बाद क्या करो? जून में ले लो, मई में ले लो पहले, फिर जून में ले लो. जून में आपने कहा पब्लिक को 1 लाख इंटू 3 रुपए, 3 लाख रुपए. अब हो सकता है ये 1 लाख एक ही पार्टी से ना लेके आप बहुत सारी पार्टियां इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, लेकिन आप पब्लिक से मांग रहे हो. जुलाई में ले लो और अगस्त में ले लो. जुलाई में ले लो 1 लाख इंटू 3, अकॉर्डिंग टू कंपनी उसका रेट डिसाइड होगा. 3 लाख, 1 लाख इंटू 2 लाख, ये आपका टोटल आ गया 10 लाख रुपए. और ये बन गया टोटल आपका 10 रुपए का रेट. तो यानी कि आप 10 लाख रुपए पब्लिक से कैसे मांग सकते हो? 2 लाख तो मई में ले लो, 3 लाख जून में ले लो,
3 लाख जुलाई में ले लो और 2 लाख पब्लिक से अगस्त में ले लो। इस तरीके से ब्रेक करके उनसे पैसा ले लो। अब जो इस तरीके से आप पैसा ले रहे हो, पैसा लेने को कहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना, सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। तो कह रहा है इसको बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी कि पब्लिक से जो आप पैसा लोगे वो किस किस तरीके से लिया जा सकता है, इस तरीके से आप पैसा पब्लिक से ले सकते हो। ये आपका एज इट इज, जो ये आपकी कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एज इट इज आपका 12th क्लास के अंदर कंपनी का काफ़ी बड़ा चैप्टर है अकाउंट्स के अंदर। तो एनीवे इसको हम थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं। तो उसने क्या कहा, अलग अलग तरीके से पैसे तोड़ के आपने ले लिए, 10 लाख रुपए ले लिया, अलग अलग डेज पे, अलग अलग मंथ्स पे। उसके बाद उसने कहा कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जो ये पैसा आ रहा है इसी को कहते हैं सब्सक्रिप्शन आना, यानी कि पैसा आना। अब इसके बारे में एक बार देखते हैं। क्या कहा, आफ्टर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जब आपकी कंपनी की फाइलिंग हो जाती है, कंपनी के डॉक्यूमेंट लग जाते हैं, तैयार हो जाती है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द पब्लिक, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द पब्लिक कंपनी इज टू बी रेज, पब्लिक कंपनी इज टू बी रेज द नेसेसरी कैपिटल। पब्लिक कंपनी क्या करेगी, जो भी जरूरी आपकी पैसा मांगने की तरीका है, पैसा मांगने का तरीका है, नेसेसरी कैपिटल, वो क्या करेगी, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द पब्लिक कंपनी इज टू रेज द नेसेसरी कैपिटल। जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, जिस भी तरीके से, वो कंपनी में पैसा आ जाएगा। इन ऑर्डर टू रेज फंड्स अ पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स और डिबेंचर्स टू द पब्लिक, यानी कि जो ये तरीका मैंने बताया ये तो शेयर्स का है, शेयर्स और डिबेंचर भी कंपनी इशू कर सकती है और पब्लिक से पैसा ले सकती है। शेयर मैंने अभी शेयर होल्डर के बारे में बताया, सर्टिफिकेट है एक तरह का। इसी तरीके से डिबेंचर्स भी एक तरह का सर्टिफिकेट है, जैसे आपका 10th की मार्कशीट है, एक सर्टिफिकेट है आपका, इसी तरह एक सर्टिफिकेट है डिबेंचर का। डिबेंचर भी एक कंपनी का सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका डिबेंचर भी एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी उस पर लिख के दे देगी और उसको जिससे भी पैसा उधार लेगी उसको दे देगी वो डॉक्यूमेंट और कहेगी मैं आपसे पैसा ले रही हूँ और आपको उसके बदले में इंटरेस्ट पे करूँगी, यानी कि ब्याज दूंगी। जो शेयर पे दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड और डिबेंचर के ऊपर जो दिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो कंपनी, जो भी पब्लिक कंपनी को अगर पैसा चाहिए वो शेयर के द्वारा, शेयर इश्यू करके भी पैसा ले सकती है और डिबेंचर से भी पैसा इश्यू करके पैसा मंगवा सकती है। तो इसने क्या कहा, आफ्टर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द पब्लिक कंपनी इज टू रेज द नेसेसरी कैपिटल। इन ऑर्डर टू रेज फंड्स a public company can issue shares and debentures to the public। पब्लिक को इशू कर देती है शेयर्स भी और डिबेंचर्स भी और पैसा मंगवा लेती है। अब वो स्टेप्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या तरीके हैं पैसे मंगवाने के। सेबी गाइडलाइन, यानी कि गवर्नमेंट ने एक अपॉइंट किया हुआ है, किसको, सेबी को। सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उनको स्पेशली शेयर से रिलेटेड बातों के बारे में उनको बात कही गई है। गवर्नमेंट ने, बस इतना समझ लो अभी कि गवर्नमेंट ने सेबी को एक डिपार्टमेंट बिठा दिया और उस डिपार्टमेंट को कहा कि आप लोग क्या करना, जो शेयर से रिलेटेड लेन देन किया जाता है, जो ट्रांजैक्शन किया जाता है, उसमें रूल रेगुलेशन बनाओ और उसका एक तरीका बनाओ और उसके बाद आप कंपनी को कहो कि आप पैसा मंगवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने इसको सेबी गाइडलाइन को एक ऑर्डर जारी किया और सेबी गाइडलाइन को ये राइट है कि जो भी काम होगा उसके अंडर में रह के ही होगा। तो यानी कि कंपनी को सेबी गाइडलाइन की एक अप्रूवल माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, आपको क्या करना पड़ेगा, सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसने क्या कहा, सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसने क्या, अगर मान लीजिए कंपनी, इफ द कंपनी पर्पसेस टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक बाय इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, अगर शेयर और डिबेंचर इश्यू करके पैसा मंगवाना चाहती है कंपनी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देन ए ड्राफ्ट करना पड़ेगा, क्या, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, हैज़ टू बी सबमिटेड टू सेबी।
एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा और सेबी को उसको सबमिट कराना पड़ेगा, उसको दे के आना पड़ेगा, उसमें जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद हमें अप्रूवल मिलेगी। सेबी फॉर इट्स सिक्योरिटी टू इंश्योर दैट डिस्क्लोजर्स मेड देयर इन आर एडिक्वेट फॉर proportion according to protection of interest of इन्वेस्टर। अब क्या करेगी सेबी गाइडलाइन जो है, सेबी कंपनी के बारे में ही नहीं सोचेगी, इन्वेस्टर्स के बारे में भी सोचेगी, जो उसको कंपनी में पैसा लगा रहा है जो बंदा, यानी कि शेयर होल्डर्स के बारे में भी सोचेगी। उसको भी जो भी डिविडेंड दिया जाएगा या कोई भी बातें की जाएंगी, पैसा किस तरीके से लिया जाएगा, वो सारी बातें सेबी गाइडलाइन देखेगी। उसके बाद सेबी अपनी अप्रूवल दे देगी कि आप पब्लिक से क्या करवा लो, पैसा मंगवा सकते हो। और प्रोस्पेक्टस में दूसरी बात, फिलिंग द प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रोस्पेक्टस में आपको सारी बातें फाइल करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। अगर आपने उसमें सारी बातें नहीं लिखी हैं तो कंपनी के ऊपर फाइन भी लग सकता है, और कंपनी के ऊपर जो राइट्स हैं कंपनी को शेयर होल्डर से पैसा लेने के या कोई भी उससे डील करने के, वो राइट्स भी उससे वापस लिए जा सकते हैं। तो इसलिए प्रोस्पेक्टस में आपको सारी बातें लिखनी पड़ेगी, आपको प्रोस्पेक्टस में सारी गाइडलाइंस देनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस माने एक जिस तरह का 10 पेज का एक फाइल है, जस्ट लाइक एक डॉक्यूमेंट है। प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट्स और ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करेगी, और प्रोस्पेक्टस एक तरह का डॉक्यूमेंट है, और पब्लिक को जो भी बातें ऑफर की जाएंगी, जो भी बातें कही जाएंगी, वो प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी होंगी। कंपनी को ये भी बताना पड़ेगा उसका पैसा कहाँ जाएगा, किस तरह लगेगा, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बातें प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी को लिखनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस को इश्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अभी देखते हैं अब क्या है। अब हम जो भी कंपनी के अंदर जो भी बैंकर्स हैं, बैंक की डिटेल, यानी कि जो भी बैंक से हम डील करेंगे, उस बैंकों के डिटेल, यानी कि उसका बैंक का नाम, वो बात हमें जिस भी बैंक को अपॉइंट करेंगे उस हमारी डील करने के लिए, वो बात लिखनी पड़ेगी, हमें बतानी पड़ेगी। ब्रोकर कौन कौन होगा और ब्रोकरेज क्या रहेगी, ये बात बतानी पड़ेगी। अंडरराइटर्स के बारे में भी बताना पड़ेगा, उनकी अपॉइंटमेंट किसको किया गया है, ये बातें हमें प्रोस्पेक्टस में लिखनी पड़ेगी। अब इसने क्या कहा, अब ये है अंडरराइटर्स क्या होते हैं। बैंकर्स तो पता है, अब बैंक वाले। ब्रोकर कौन है, जो भी सेल परचेज का काम करते हैं, जो भी उनसे डील करेंगे, हम बीच में ब्रोकर लेगा, अपनी दलाली लेगा, वो 2% 1% जो भी है। अब अंडरराइटर्स क्या होते हैं, नया पॉइंट, ये दोनों तो इजी है आपके। अंडरराइटर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अंडरराइटर वो होते हैं जो कंपनी के शेयर्स की बिकवाली करते हैं, यानी कि कंपनी के शेयर्स को बिकवाते हैं। अगर मान लीजिए आपके 1 लाख के शेयर है, और आपने कहा कि मैं अगर मार्केट में जाता हूं, मेरे से सेल नहीं हो पाएगा, आपने कहा, लेकिन इफ यू वांट टू सेल योरसेल्फ, यू कांट सेल the new companies of shares in the market. Okay, first of all you should take a help from any other third person, that is called underwriters. अगर मान लीजिए आप खुद बेचने जाते हैं तो हो सकता है आप सेल ना कर पाए नई कंपनी के शेयर, लेकिन अंडरराइटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू नई कंपनी या पुरानी कंपनी, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है। अब अगर मान लीजिए, अब अंडरराइटर्स क्या करते हैं, अंडरराइटर कंपनी को कहते हैं हम आपकी कंपनी के शेयर्स बिकवा देंगे 100%, और इसके ऊपर जो भी कमीशन होगा वो आप लोग हमें दे देना, कंपनी को बोलते हैं अंडरराइटर्स। अगर मान लीजिए शेयर्स नहीं बिक पाते हैं किसी कारण से, तो अंडरराइटर्स को वो शेयर लेने पड़ेंगे। अंडरराइटर अपनी जेब से आपके शेयर खरीद लेगा और आपको पेमेंट कर देगा, तो दैट्स कॉल्ड अंडरराइटर्स। इनकी अपॉइंटमेंट वे कौन कौन होंगे, ये बातें हमें प्रोस्पेक्टस में हमें लिखनी पड़ेगी ताकि पब्लिक ये बात जान सके। अब बैंकर वो होते हैं जो जैसे ही हम ये लोगों से, पब्लिक से पैसा मंगवाएंगे, जैसे पहला पैसा मंगवाया, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आती है उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी, फिर इसको बोलते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी,
सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो इसने क्या कहा, इसने कहा जैसे ही हम एप्लीकेशन का पैसा मंगवाएंगे तो पैसा हम घर तो रखेंगे नहीं, और जिसको भी हम पेमेंट करेंगे वो बैंक कौन होगा जो हमारी डील करेगा उसका नाम हमें बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रोकर डिस्ट्रीब्यूट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड एनकरेजेस द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स। अब ब्रोकर क्या करेंगे, आपकी एप्लीकेशन के जो भी शेयर्स के एप्लीकेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा, शेयर होल्डर को देगा। और उसके बाद अंडर राइटर्स, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, इसके नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा, उसमें भी आप ये तो नोट करना ही करना है, उसमें भी से भी आपको नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा नंबर 4, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो भी पैसा आएगा कंपनी के अंदर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा। जैसे मान लीजिए जो भी पैसा आप पब्लिक से ही जैसे 10 लाख रुपए मंगवा रहे हो तो वो कितना होगा। एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी के अकॉर्डिंग, ए कंपनी मस्ट रिसीव अ मिनिमम ऑफ 90% सब्सक्रिप्शन, यानी कि 90% सब्सक्रिप्शन, यानी कि 10 लाख का 90% कितना हुआ, 9 लाख रुपए का आपको एटलीस्ट मंगवाने ही पड़ेंगे अगेंस्ट द एंटायर इश्यू बिफोर मेकिंग एनी अलॉटमेंट ऑफ द शेयर टू बी पब्लिक। पब्लिक को कोई भी मतलब अलॉटमेंट करने से पहले, अलॉट करने से पहले आपको 90%, यानी कि शेयर देने से पहले, जैसे एप्लीकेशन का पैसा आया उसको कह रहा है जो भी स्टार्टिंग का पैसा आया मान लीजिए 2 लाख रुपए, फिर उसके बाद 3 लाख रुपए, जो भी पैसा आएगा आपका 10 लाख में से वो 90% आपको रिसीव होना चाहिए, 90% रिसीव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अलॉट करेंगे, यानी कि अगर हम कोई भी फ्लैट्स बना के बेचते हैं, बिल्डिंग बना के बेचते हैं तो उसका 90% पैसा, मान लीजिए आपका 1 करोड़ का एक फ्लैट है, उसका 90% पैसा यानी कि 90 लाख रुपए आपके पास आ जाएगा। तब हम फ्लैट की चाबी हम उसको किसको, जो जिसने हमारे फ्लैट्स खरीदे हैं उसको हम चाबी देंगे, यानी कि 90% पेमेंट आ जानी चाहिए। इसी तरीके से ये कह रहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आ जानी चाहिए। कि कौन कह रहा है, ये सेबी गाइडलाइन बता रही है। अगर 90% नहीं आता है तो हम शेयर इशू अलॉट शेयर नहीं करेंगे, अलॉट तभी करेंगे हम जब 90% पैसा आ जाएगा। फिर उसके बाद नंबर 5, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। 5th पॉइंट उसने क्या कही, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। ए पब्लिक कंपनी मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड और कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में आपको अपनी कंपनी को लिस्ट कराना पड़ेगा, अपनी कंपनी को बताना पड़ेगा, ऐड ऑन करवाना पड़ेगा उसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में जाके। तो एप्लीकेशन टू, उसमें एप्लीकेशन आपको डालनी पड़ेगी, एक फॉर्म लगाना पड़ेगा कि मैंने ये कंपनी खोली है और इस तरह मैं सेल परचेज का काम करूंगी, कंपनी शेयर इशू करूंगी, ये बातें एक एप्लीकेशन इन द सेंस आपको लगानी पड़ेगी एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज में जाके। ओके, फिर उसने क्या कहा, फॉर दिस कंपनी हैज टू मेक एन एप्लीकेशन इन एटलीस्ट 1 स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द परमिशन, यानी कि एक स्टॉक एक्सचेंज से आपको कम से कम परमिशन मिलनी चाहिए। इफ द कंपनी डज नॉट गेट द परमिशन विद इन 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, then the allotment will become void and all the money received from the applicants will have to be returned within 80 days। यानी कि अगर मान लीजिए आपको वो परमिशन नहीं मिलती है 10 वीक के अंदर अंदर, अगर लिस्टेड कंपनी की जो भी आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने को लिस्टेड कराना पड़ेगा, अपना नाम बताना पड़ेगा, ऐड ऑन कराना पड़ेगा, अगर वो परमिशन नहीं मिलती है आपको विद इन 10 वीक्स तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 80 डेज के अंदर अंदर आपको शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करना पड़ेगा। ये शर्तें होती हैं। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, उसके बाद शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपका नाम ऐड ऑन हो गया है उसके बाद आप क्या करो, आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज द कंपनी मेक्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप कंपनी के शेयर पब्लिक को क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। यहाँ तक तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फॉर्मेट्स। ये एक अलग पॉइंट है आपका। अगर मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बेसिक फैक्टर्स, बेसिक चीज़ें हमारे लिए क्या होनी चाहिए वो आपको, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप तो बेसिक चीज़ें आपको ये 10 ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो क्या है एक बार देखते हैं। द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस, द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस
ऑफ ए बिजनेस डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स यानी कि मालिक जो पैसा लगाता है उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है बिजनेस की सक्सेस। अगर वो एबल नहीं है बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, वो फेल हो जाएगा बिजनेस। एंटरप्रेन्योर्स टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स एंड टू सोल्व देम, उनको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है या नहीं, और उनको शॉर्ट आउट उन प्रॉब्लम्स को हटा सकता है या नहीं, सोल्व कर सकता है नहीं, ये उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। फिर उसने कहा एंड एंटरप्रेन्योर हैज़ टू कंसीडर वेरियस फैक्टर बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, सम ऑफ द की फैक्टर्स आर एज फॉलोज, जो की हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ध्यान रखने हैं। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आपको बिजनेस कौन सा करना है, क्या करना है, ये सबसे पहले बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना बिजनेस। क्या कह रहा है, द फर्स्ट थिंग to be decided in the nature and type of the business activity which the entrepreneur wants to start। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है जिसमें, वो सिलेक्शन कर लो उस बिजनेस का आपको। दूसरी बात, साइज ऑफ द फर्म, आपको फर्म का साइज क्या रखना है, बड़ा फर्म बनाना है या छोटा फर्म बनाना है, एम्प्लॉय कितने होंगे, पैसा कितना लगेगा, तो ये सारी बातें, आप लोन कितना लोगे, ये सारी बातें हमारी उसके अंदर लिखी होंगी, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ द ओनरशिप, आप ओनरशिप यानी कि मालिकाना किस तरह रखना चाहते हो, यानी कि वन मैन शो रखना चाहते हो या पार्टनरशिप में रखना चाहते हो, ये आपको देखना पड़ेगा। आफ्टर डिसाइडिंग द लाइन ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस, द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिसाइड द फॉर्म ऑफ बिजनेस, दैट इज वेदर टू सेट अप सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इनमें से कौन सा आपको देखना पड़ेगा। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ द ओनरशिप, आप ओनरशिप किसका करना चाहते हो, पार्टनरशिप का, और सो अकेले करना चाहते हो बिजनेस, या जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा उसमें से। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस, आपको बिजनेस कहाँ पे सेटअप करना है, कंपनी कहाँ पे लगानी है, ये लोकेशन आपको देखना पड़ेगा। अनदर important factor which the entrepreneur must consider at the start of the business is to decide the place whether the enterprise will be located। जहाँ पे भी बिजनेस आपको सेटअप करना है, जहाँ पे भी लगाना है बिजनेस, लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। फिफ्थ, फाइनेंसिंग द प्रोपोर्शन, आपको पैसा कहाँ से उठाना है, आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, बैंक से लोन लेना चाहते हो या खुद पैसा लगाना चाहते हो। बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्ट विदाउट द कैपिटल, सो आफ्टर डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ द बिजनेस, द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिसाइड द फाइनेंस। उसके बाद आपको फाइनेंस डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे कैपिटल इज नीडेड द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, जैसे जस्ट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चीज़ें आपको खरीदनी पड़ेंगी। तो आपको देखना पड़ेगा आपको पैसा कहाँ कहाँ से लगाना है, किस तरह पैसा इकट्ठा करके आप कंपनी के अंदर लगाओगे, बिजनेस के अंदर लगाओगे। फिर नंबर 6, फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़, उसने क्या कहा, अवेलेबिलिटी ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, रॉ मटेरियल and other support services is very important factor of the considered at the start of the business। ये सारी बातें, फिजिकल फैसिलिटी, जो रियलिटी में जो आपकी मशीनरी के रिपेयर कौन करेगा, मशीनरी कहाँ से आएगी, ये फैसिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। मशीनरी बहुत दूर से तो नहीं आ रही है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही, ये फिजिकल फैसिलिटी, ये सारी बात आपको देखनी पड़ेगी। प्लांट लेआउट यानी कि प्लांट, जो भी प्लांट लगाएंगे आप, आफ्टर द डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, द एंटरप्रेन्योर शुड ड्रॉ ए लेआउट प्लान शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ दीज फैसिलिटीज। लेआउट मीन्स फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए एक लेआउट तैयार करना पड़ेगा, प्लांट का कितना बड़ा है, क्या साइज है, मशीनें कितनी आएंगी या वर्कर कितने होंगे, लेआउट तैयार करना पड़ेगा। फिर कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, फिर उसने क्या कहा, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कैन नॉट एवरीथिंग हिमसेल्फ, यानी कि आप अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते, आपके साथ देने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। वर्कफोर्स यानी कि आपके लेबर वर्कर कैसे होंगे, कहाँ से आएंगे, स्किल्ड होंगे, अनस्किल्ड होंगे, ये सारी बातें इसके अंदर
डिसाइड करेंगे हम लोग। फिर टैक्स प्लानिंग, टैक्स कितना रहेगा, देर आर नंबर ऑफ टैक्सेस, लॉज इन ए कंट्री, देश में बहुत सारी तरह के टैक्सेस हैं, वो कितना टैक्स लगेगा, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा बिजनेस करने के बाद, ये भी आपको टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। लास्ट पॉइंट, लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेज, फिर उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। आफ्टर मोबिलाइजिंग द वेरियस रिसोर्सेज, डिजाइनिंग प्लांट लेआउट, सिलेक्शन लोकेशन और द बिजनेस फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, द एंटरप्रेन्योर कैन गो अहेड विद द एक्चुअल लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि सारी बातें करने के बाद एक्चुअल में रियलिटी में आप बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए। ये सारी बातें आज हमने डिस्कस की। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, माय डियर, नेक्स्ट क्लास में हमारा थर्ड चैप्टर, न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल विद मी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में होगा प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।